हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यूस फर्मेंटेशन के बारे में। सो दिस इज़ द डायग्राम शोइंग कंटिन्यूस फर्मेंटेशन डिपिक्टिंग कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। अब देखो यहाँ पे ये एक फर्मेंटर है जहाँ पे सारी रिएक्शन कैरिड आउट होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज़ द न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर। यहाँ से फ्रेश मीडिया जो है वो पंप होता रहेगा एक पर्टिकुलर रेट में, और ये एक रिजर्वॉयर है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट रिजर्वॉयर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे इस रिजर्वॉयर में। तो सिंस यहाँ पे देखो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मीडिया हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश मीडिया यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है और फिर उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको इसमें यहाँ पे सिंस कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है इसको हम इसलिए ओपन स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जबकि जब हमने बैच कल्चर में पढ़ा था तो बैच कल्चर में क्या होता है, एक बार आपने न्यूट्रिएंट डाल दिए, उसको कंडीशंस प्रोवाइड कर दिए, उसको बंद कर दिया, उसके बाद आप कोई भी नया न्यूट्रिएंट नहीं डालते हो, जिस वजह से हमें 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती रहती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेस नहीं मिलता। जबकि कंटिन्यूस जो फर्मेंटेशन होता है इसमें हम जो फ्रेश मीडिया है वो उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे स्टेशनरी फेस जो है वो आपका नहीं आपको मिलता देखने को। जो सेल्स है वो हमेशा लॉग फेज में मेंटेन रहते हैं। भाई स्टेशनरी फेस कब आता है? स्टेशनरी फेस तब आता है जब न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होने लग जाती है। जो न्यूट्रिएंट है वो मीडिया में ख़त्म होने लगता है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और स्पेस भी नहीं मिलता है ग्रो करने का। जबकि कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम प्रॉपर उसको मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मीडिया टाइम टू टाइम, और जो स्पेस है वो कैसे मिलती है, हम उसको जब प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको स्पेस भी मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से हम कंटिन्यूस फर्मेंटेशन को ओपन स्टेट बोलते हैं और बैच फर्मेंटेशन को हम क्लोज्ड स्टेट बोलते थे, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो ये एक ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू को आप एक बार दिमाग में रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपको ये पिक्चर जो है दिमाग में आनी चाहिए। और ये फर्मेंटर है जहाँ पे रिएक्शन आपकी कैरिड आउट होगी। Now some points about continuous fermentation. It is also known as open state fermentation process because continuous exchange होता रहता है मटेरियल का। Fresh medium is added at a fixed rate, hence net change in the volume of fermentation is zero. क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका फर्मेंटर है और यहाँ से आपका रिजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का, जहाँ से फ्रेश मीडिया आ रहा है, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, मतलब प्रोडक्ट को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा हार्वेस्ट मीडियम रिजर्वॉयर में, हार्वेस्ट रिजर्वॉयर में। तो क्या होता है कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है उतना ही वॉल्यूम हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो फर्मेंटर है इसमें जो नेट चेंज इन वॉल्यूम होगा वो ज़ीरो होगा। तो नेट चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा यहाँ पे, जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ है। नाउ जो इनोक्यूलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट पासिस थ्रू 2 फेजेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज लैग फेज एंड लॉग फेज। यहाँ पे 2 फेजेस डिपेंड करता है। अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन से निकाला है, लिया है ग्रो करने के लिए, स्ट्रेस वाली मीडियम से लिया है, तो यहाँ पे हमें लैग फेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को एक्लिमेटाइज करेगा, अपने आप को एडेप्ट करेगा उस कंडीशंस के लिए, तो वहाँ पे आपको लैग फेज देखने को मिलेगा। उसके बाद जब वो एक बार अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेगा, अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, तो हमें लॉग फेज देखने को मिलेगा। जबकि अगर आपने सेल्स डायरेक्टली ही लॉग फेज से लिए हैं तो फिर यहाँ पे आपको लैग फेज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि बैच कल्चर में हमें 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिले थे, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वाइल्ड टाइप स्ट्रेन कैन बी यूज्ड। स्ट्रेन 2 तरीके के होते हैं, एक वाइल्ड टाइप स्ट्रेन और दूसरा होता है आपका म्यूटेंट स्ट्रेन। म्यूटेंट स्ट्रेन और 2 स्ट्रेन, जब हम वाइल्ड टाइप स्ट्रेन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्री के पर्पज़ से, जिससे हमारा जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो वाइल्ड स्ट्रेन में मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट आप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं उसकी ईल्ड को, उस वजह से वाइल्ड टाइप स्ट्रेन में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट स्ट्रेन। तो लेकिन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में हम सिर्फ वाइल्ड टाइप स्ट्रेन ही यूज़ कर सकते हैं, म्यूटेंट जो स्ट्रेन है हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। कैन ओनली बी अ लिक्विड सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्या चाहिए आपको, कंटिन्यूस फ्लो चाहिए ना आपको, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मीडियम चाहिए आपको, तो फिर आप लिक्विड वाला ही यूज़ करोगे, आप सॉलिड स्टेट वाला फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। इट कैन बी ऑपरेटेड एज अ कीमोस्टैट एंड टर्बिडोस्टैट। ये 2 तरीके के कंटिन्यूस फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
can only be used to produce primary metabolites such as amino acid enzymes, glucose oxidase enzyme हो गया, SCP, single cell protein, etc. अब देखो बैच कल्चर में हमने जब डिस्कस किया था, ये आपका लैग फेज हो गया, ये लॉग फेज हो गया, ये स्टेशनरी फेज हो गया और ये डेथ फेज हो गया. तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं लॉग फेज में प्रोड्यूस, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं आपके स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये देखो यहाँ पे तो सेकेंड क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज तो है नहीं कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में. क्यों? क्योंकि हम तो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ना. स्टेशनरी फेज कब अराइज होता है, जब न्यूट्रिएंट कम होने लगता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लग जाती है. बट कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर टाइम पे उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टेशनरी फेज आएगा नहीं, जिससे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बना सकते. और यहाँ पे सेल्स को हम हमेशा लॉग फेज में रखते हैं. कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में जो सेल्स है वो लॉग फेज में मेंटेन रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्पेस भी मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो लॉग फेज में मेंटेन रहेंगे. तो सिर्फ हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते. जबकि बैच कल्चर में बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते थे. Substrate is added to the fermenter continuously at a fixed rate and the fermentation products are taken out continuously. तभी हमारा continuous flow maintain रहता है. This maintains the organism in log phase. जो हमने डिस्कस किया, log phase में हमेशा maintain रहते हैं organism जो है. In this, the microorganisms are maintained in exponential phase or log phase so that the growth remains constant throughout the fermentation period, which may even run for years. यहाँ पे हम लॉग फेज में इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहे, और यहाँ पे सिंस जो प्रोसेस है वो बहुत सालों के लिए चल सकता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इससे एक ड्रॉबैक ये है कि जब इतने सालों तक ये प्रोसेस चल सकता है तो यहाँ पे जो कंटामिनेशन के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं. तो इस केस में जहाँ पे हमें कंटामिनेशन लो से लो चाहिए, वहाँ पे हम बैच फर्मेंटेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ही बार में न्यूट्रिएंट डाल के बंद कर दो प्रोसेस और फिर उसके बाद हार्वेस्ट कर लो. एक बैच में आपने प्रोडक्ट को जो है वो हार्वेस्ट कर लिया, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता, क्योंकि न्यूट्रिएंट डिप्लीट होंगे तो ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं चल पाएगा प्रोसेस. बट यहाँ पे हम सिंस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर ये ईयर्स तक चल सकता है. बट थोड़ा मेजर प्रॉब्लम ये रहता है कि यहाँ पे कंटामिनेशन के जो चांसेस है वो आ जाते हैं. दिस इज़ पॉसिबल बाय कंटिन्यूस फीडिंग. कैसे हम इतने सालों तक चला सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली हम फीड कर रहे हैं किसको, फ्रेश मीडियम को हम फीड कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं किसको, फिनिश्ड प्रोडक्ट को रिजर्वॉयर में, हार्वेस्ट रिजर्वॉयर जो है. बोथ दीज एक्टिविटीज़ नीड वेरी डेलिकेट बैलेंस. मतलब जो न्यूट्रिएंट को डालने का प्रोसेस है, फ्रेश मीडियम को डालने का प्रोसेस है, और विड्रॉल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, तो ये जो दोनों प्रोसेस है इसमें हमें बहुत डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है. फ्लो रेट्स को मेंटेन करना होता है, डाइल्यूशन रेट जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, आगे हम डिस्कस करेंगे. Fresh medium is continuously added and displaces होगा ये displaces an equal volume of spent fermentation broth. Hence net change in the volume of fermentation is zero. ये हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि जितना वॉल्यूम हम डाल रहे हैं उतना ही हम निकाल रहे हैं, तो फिर जो नेट चेंज इन वॉल्यूम होगा फर्मेंटर के अंदर वो ज़ीरो होगा. अब स्टेडी स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, इट्स द स्टेट वेयर द रेट ऑफ माइक्रोबियल सेल ग्रोथ इक्वल्स टू द रेट एट विच द सेल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द वेसल. मतलब जिस रेट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटर के अंदर ग्रो हो रहा है, उसी रेट से जो सेल्स हैं उनको हम एक हार्वेस्ट रिजर्वॉयर में हम निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, अगर रेट सेम है दोनों के. द स्पेसिफिक रेट एट विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट. एक ऐसा रेट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट. एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम. अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेट है, जो ग्रोथ रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटर के अंदर, वो किस किस फैक्टर से कंट्रोल होता है, वो जिस रेट से आप फ्रेश मीडियम को ऐड कर रहे हो, किससे, रिजर्वॉयर से, जो मतलब न्यूट्रिएंट का रिजर्वॉयर है उससे आप जिस रेट से ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका ग्रोथ रेट. जबकि बैच कल्चर में हमने क्या देखा था कि जो ग्रोथ रेट है वो किस किस कंडीशन में डिपेंड करता है. एक तो आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, मतलब जो न्यूट्रिएंट है जैसे जैसे वो ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे माइक्रोब की जो ग्रोथ रेट है वो भी आपका डिक्रीज़ होता रहेगा, ग्रोथ रेट जो होगी आपकी. क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना ग्रो होने के लिए, और बैच कल्चर में हम कंटिन्यूसली तो प्रोवाइड नहीं करते हैं. कंटिन्यूसली हम किस में प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में. तो इस वजह से Now, actual growth rate depends not only on the volumetric flow of medium into the reactor,
वो सिर्फ इसी पे हम इस ये एक फैक्टर ज़रूर है कि जिस रेट से हम न्यूट्रिएंट को फर्मेंटेशन मीडिया फर्मेंटर में डालते हैं वो उस पर डिपेंड करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ रेट जो होता है। लेकिन उसके अलावा एक और फैक्टर है जिस पे माइक्रोबियल ग्रोथ रेट डिपेंड करता है, दैट इज़ द डाइल्यूशन रेट। अब ये डाइल्यूशन रेट क्या चीज़ है भाई, इसको हम देखते हैं। डाइल्यूशन रेट इक्वल्स टू द रिएक्टर वॉल्यूम पासिंग थ्रू द रिएक्टर पर यूनिट टाइम। अब ये आपका फर्मेंटर है या रिएक्टर है, इससे जितना वॉल्यूम पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में उसको हम बोलते हैं आपका डाइल्यूशन रेट। इसको इस फॉर्मूला से हम डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे डी इज़ द डाइल्यूशन रेट, जिसको इसकी यूनिट होती है पर आवर। यहाँ पे फ्लो इज़ द एफ इज़ फ्लो रेट विच इज़ लीटर पर आवर इसकी यूनिट है। और ये जो वॉल्यूम है दैट इज़ द रिएक्टर का वॉल्यूम, यानी कि फर्मेंटर जो है उसका वॉल्यूम। नाउ हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मतलब ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं उसको, दैट विल बी इक्वल टू द डाइल्यूशन रेट एट स्टेडी कंडीशन। ये एक चीज़ है जो आपको अब ध्यान रखनी है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू डी, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज इक्वल्स टू द डाइल्यूशन रेट। Now the specific growth rate of microorganism is dependent on the operating dilution rate up to maximum value equals to mu max. अगर dilution rate mu max से ज़्यादा हो गया तो एक कंडीशन होती है दैट इज़ वॉश आउट कंडीशन, वो अकर हो जाती है, वॉश आउट ऑफ सेल। क्यों? अब देखो ये फर्मेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने न्यूट्रिएंट्स ऐड किए, आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया डिवाइड होने का, प्रॉपर टाइम नहीं दिया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिवाइड करे, डबल करे और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट को फॉर्म करे। जितनी देर में वो डबल होता, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता, उतनी देर में आपने इसको अपने क्या करा कि जो हार्वेस्ट रिजर्वॉयर था उसमें आपने हार्वेस्ट कर लिया इसे। तो भाई इसको ना टाइम मिला तो नहीं इसको डिवाइड होने का और ना ही अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इस वजह से जो होगी वॉश आउट कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, आपने डिवाइड करने का टाइम दिया नहीं, उसको पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो उसको बोलेंगे हम वॉश आउट कंडीशन। सो इफ डाइल्यूशन रेट इज इंक्रीज्ड अबव म्यू मैक्स, कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द सेल अकर्स एज द सेल्स हैव इनसफिशिएंट टाइम टू डबल बिफोर हैविंग वॉश्ड आउट ऑफ द रिएक्टर वाया द ओवरफ्लो। The point at which this is just avoided is referred to as the critical dilution. उसको हम D critical से डिनोट करते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है दैट इज़ डी क्रिटिकल, तो इससे अगर ज़्यादा आपने डाइल्यूशन रेट कर दिया, इससे ज़्यादा कर दिया तो फिर वॉश आउट कंडीशन, और इस पॉइंट पे जस्ट आप प्रिवेंट करोगे, इससे नीचे है तो वॉश आउट कंडीशन अगर नहीं होगी। So this was all about continuous fermentation. I hope you liked the video. Please share, subscribe, और आप बता सकते हो कि आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में आपको कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ। So please comment and subscribe. Thank you.